This is Study for All, a better education, good education, and free educational revolution. So please like, share, and subscribe, and hit the. हेलो एंड वेलकम टू ऑल, माय नेम इज़ सनु यशवाल एंड दिस इज़ योर चैनल स्टडी फॉर ऑल। ये आप ही सबका चैनल है। तो उम्मीद करता हूँ प्रीवियस का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको आपके सारे जवाब, सारे आंसर बिल्कुल सही थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक नई ऊर्जा मिलती है जब आप ऐसा कमेंट करते हैं। इससे पता चलता है कि आप सब बहुत ही अच्छा मतलब कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू सेशन, इम्पॉर्टेंट जीएस एपिसोड 7 है जीएस सेशन का। इम्पॉर्टेंट जीएस एपिसोड जो सेशन जो है 7 है, ये 7 सेशन चल रहा है और 6 सेशन मैंने कवर अप कर दिए। इसमें आप सबके जो कमेंट थे और बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही आपको समझ में आया, ऐसा मैं उम्मीद भी करता हूँ अच्छा लगा होगा। सो लेट्स स्टार्ट एपिसोड 7 जीएस सेशन 7। सो यहाँ पे मैंने पहले कुछ लिख दिया। आज ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 12 मिनट तक वीडियो जाएगा। अब समझिएगा, पहला अगर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में एशियाई हाथी के संरक्षक, तो भारत में एशियाई हाथी के संरक्षक किसे कहा जाता है? तो रमन कुमार जी को भारत के एशियाई हाथी के संरक्षक की संज्ञा दी गई है। इनको इसकी संज्ञा दी गई है भारत के एशियाई हाथी के संरक्षक। संरक्षक मतलब देखभाल करते हैं ये हाथी के। बहुत ही कहा जाता है कि बहुत ही इन्होंने कई सारी मुहिम भी चलाई बचाने के लिए, रमन कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, गंगा पुत्र की संज्ञा किसे दी गई है? तो राजेंद्र सिंह जी को गंगा पुत्र की संज्ञा दी गई है। तो आपको कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताना है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बहता है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में और कितने किलोमीटर बहता है गंगा नदी? और आप जानते होंगे गंगा नदी को उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश को जैसे कि गंगा नदी को उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं, तो किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं? ये मैंने पढ़ाया था, आपको कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताना है। वन्य जीव फिल्म निर्माता, वन्य जीव फिल्म निर्माता किसे बोला गया है? तो माइक पांडे जी को कहा गया है वन्य जीव। वन्य जीव मतलब वन में रहने वाले जीवों पर ये फिल्म बनाते हैं। उसके निर्माता हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनका नाम क्या है? माइक पांडे। इनको कई सारे पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि पर्यावरण इंजीनियर की संज्ञा किसी दी गई है? तो पर्यावरण इंजीनियर की संज्ञा जीडी अग्रवाल जी, यानी एनवायरमेंट इंजीनियर इज कॉल्ड जीडी अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि पक्षियों के लिए स्वर्ग कहा जाने वाला उद्यान का नाम बताइए। तो पक्षियों के लिए स्वर्ग कहा जाने वाला उद्यान का नाम क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय घाना उद्यान। क्या नाम भैया? केवलादेव राष्ट्रीय घाना उद्यान, जो पक्षियों के लिए यानी बर्ड्स के लिए हेवन कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। अब आपको ये बताना है, मैंने लिखा है कि केवलादेव कहाँ पर स्थित है, ये आपको कमेंट क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया है। भारत के किस राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय घाना उद्यान स्थित है? ये मैंने पढ़ाया भी था प्रीवियस वीडियो में, जब एनवायरनमेंट और प्लस बायोलॉजी का सेशन में पढ़ा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व, विश्व का पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पे टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? तो विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व का नाम है नामदफा। और नामदफा टाइगर रिजर्व है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व माना जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, देश का बाघों का घर किसे बोलते हैं? तो देश का बाघों का घर किसे बोलते हैं? तो देश का बाघों का घर यानी टाइगर्स होम किसे बोला जाता है? तो रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विश्व का देश का बाघों का घर बोला जाता है। रा से रणथंभौर है, तो भारत किस राज्य में स्थित है? तो रा से राजस्थान में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि देश, देखिए सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व का नाम था तो नामदफा विश्व का। अगर पूछा गया देश का यानी भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व का नाम बताइए, तो इंडिया का सबसे मतलब कि छोटा कम हाइट का बाघ रिजर्व कौन सा? सबसे छोटा मतलब स्मॉल टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो बोर कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो 2-3 क्वेश्चन आपसे इधर पूछा हूँ और इधर आज के प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो आपको कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताना है। इसको जो इधर पूछा, और ये कौन सा पुरुष हार्मोन है, यानी किस हार्मोन को मेल हार्मोन के नाम से यानी पुरुष हार्मोन के नाम से जाना जाता है? मैं प्रीवियस के वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, ये आपको बहुत जरूर बताना है। पुरुष हार्मोन है जो
इसे सेकेंड मतलब कह सकते हैं कि मेल में यानी लड़कों में, बालक में जब 18 साल के करीब होते हैं तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उत्पन्न करता है। अगर ये हार्मोन ना हो तो नपुंसकता भी हो सकती है उस लड़के को यानी उस मेल को, तो दाढ़ी मूंछ का आना ये सब उसी हार्मोन पे डिपेंड करता है। तो ये मेल के लिए बड़ा रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, इसीलिए इसे पुरुष हार्मोन यानी मेल हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि पर्यावरण का सूचक किसे बोला गया है, इंडिकेटर ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। ये मैंने कई बार आपने पढ़ा भी होगा, ये इसका आंसर देना है कि पर्यावरण का सूचक मतलब पर्यावरण पर्यावरण का सूचक मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे कुछ मैं चेंज करना चाहता हूँ, वायु प्रदूषण का सूचक मैं बताना चाहता हूँ। वायु प्रदूषण का सूचक तो आपको बताना है पर्यावरण नहीं, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर किसे बोला गया है ये आपको बताना है। और आपने पढ़ा होगा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा रोग होता है? अगर किसी व्यक्ति को मोहन सोहन किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हो गया है, ठीक, तो उससे कौन सा रोग हो सकता है, कौन सा रोग होता है उसे, कौन सा रोग है वो सफ़र कर रहा है, ये आपको बताना है। और सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की? सबसे पहले कैलकुलेट किसने किया, मेजर किसने किया प्रकाश की वेग की गणना? सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे? तो इतने सारे आंसर आपको बताने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं कुछ और भी आपको डिस्कस करने वाला हूँ, थोड़ा साइंस का रहेगा, बायो प्लस केमिस्ट्री का, तो ज़रा समझते रहिएगा इसको। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो रमन कुमार को भारत के एशियाई हाथियों का संरक्षक बोला जाता है। अब बात की जाएगी, एक टॉपिक था जो कि बहुत बार पूछा था पेपर में, हमेशा पूछा जाता है, रहा भी है। देखिएगा टॉपिक क्या है, एक आपने नाम सुना होगा काला जार। क्या बोलते हैं? काला जार। क्या बोलते हैं भैया? काला जार, या इसे बोल देते हैं काला अजर, या इसका दूसरा नाम क्या है? काला अजर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं भैया? काला अजर भी बोलते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन पूछा है काला जार जो है किसके द्वारा होता है? तो ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, यानी प्रोटोजोआ से होता है। किसके द्वारा होता है भैया? ये प्रोटोजोआ से होता है, यानी ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो काला जार नामक रोग अगर पेपर में पूछा है किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन आएगा प्रोटोजोआ, कवक, बैक्टीरिया यानी जीवाणु या विषाणु। तो किस पे लगाएंगे आप? ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो प्रोटोजोआ पे लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछाएगा कि उस प्रोटोजोआ का नाम बताइए। अगर क्वेश्चन पूछ लिया है कि उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? लीशमानिया। क्या नाम है? लीशमानिया। लीशमानिया डोनोवानी। क्या नाम है? लीशमानिया डोनोवानी। तो लीशमानिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ के कारण ही काला जार या काला अजर नामक रोग होता है। अगर क्वेश्चन पूछा है इसका वाहक कौन है, क्वेश्चन पूछा है काला जार का वाहक यानी कैरियर कौन है, फैलाता कौन है? वाहक का मतलब फैलाने वाला। तो इसका वाहक है बालू मक्खी। इसका वाहक कौन है भैया? बालू मक्खी। तो ये किसके द्वारा फैलता है ये रोग? स्प्रेड किसके द्वारा होता है? तो बालू मक्खी। बालू को बोलते हैं हम सैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सैंड बोलते हैं। और मक्खी को क्या बोलते हैं? फ्लाई। तो ये सैंड फ्लाई द्वारा ये फैलता है। अच्छा, इसमें सिम्टम्स क्या है, रोगी को सिम्टम्स क्या आते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें कपकपी होती है, उसको पेशेंट को क्या होता है? कपकपी होती है। क्या होती है भैया? कपकपी होती है, उसे ध्यान समझिएगा। प्लस उसको ठंडा लगता है। क्या? ठंडी लगती है। क्या लगती है? उसे ठंडी लगती है। तो ध्यान से देखिएगा, पेशेंट सफ़र करता है, उसे शिवरिंग यानी कपकपी होती है और उसे कोल्ड लगता है, मतलब ठंडा लगता है। तो ये काला जार या काला अजर किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो लीशमानिया डोनोवानी इसका नाम है। इसका कैरियर कौन है? तो सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी है। कौन है भैया? सैंड फ्लाई या बालू मक्खी। अच्छा, इसको रोकने के लिए प्रिवेंशन क्या करना चाहिए? रोकथाम के लिए, इसको रोकथाम यानी प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके रोकथाम के लिए क्या लगाना चाहिए? मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए भैया? मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। तो रोकथाम के लिए मच्छरदानी प्रयोग करना चाहिए। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और इससे प्रभावित क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो इससे प्रभावित क्या होता है, अगर क्वेश्चन प्यारा से पेपर में पूछा है कि इससे प्रभावित क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। इससे दो चीज़ प्रभावित होते हैं। कितनी चीज़ प्रभावित होते हैं? दो अंग प्रभावित होते हैं। तो पहला सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होता है? तो लीवर। क्या प्रभावित होता है?
क्या प्रभावित होता है भैया? लिवर। लिवर को हम क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। दूसरा क्या प्रभावित होता है? तो प्लीहा। क्या प्रभावित होता है? प्लीहा। तो जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, क्या बोलते हैं? SPLEEN, स्प्लीन। तो ध्यान से देखिएगा। तो और क्वेश्चन पूछा है किसी व्यक्ति को, क्वेश्चन पूछा है काला आजार या काला अजर से प्रभावित होने वाला अंग है। अगर लिवर आएगा तो लिवर पे टिक लगाएंगे, अगर प्लीहा यानी स्प्लीन आएगा तो स्प्लीन पे टिक लगाएंगे। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसका नाम है तिल्ली। प्लीहा को तिल्ली भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? तिल्ली बोलते हैं। गांव साइड में, रूरल एरियाज में तिल्ली ही बोला जाता है। ठीक। अच्छा, ये क्या होते हैं? लिवर और ये कैसे प्रभावित होते हैं? ये दोनों बढ़ जाते हैं। तो लिवर की जो आकृति भी बढ़ जाती है और स्प्लीन की भी आकृति क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक। तो ये अपनी साइज इंक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है भैया? साइज जो होती है इसकी इंक्रीज कर जाती है, यानी बढ़ जाती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो इसे बचने के लिए, रोकथाम के लिए, प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब मैं इसको रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ। बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आपको, बहुत सारी चीज़ आज जानने को मिला होगा कम समय में। अब आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ और आता है। क्वेश्चन पूछा था पेपर में, एक टॉपिक में बता रहा हूँ आपको। इसे पेपर में पूछा आता है, मैं यहाँ पे हैशटैग लगा के बता रहा हूँ आपको। निकिल सिल्वर पे पूछा आता है, ध्यान से देखिएगा। और निकिल सिल्वर का दूसरा नाम जो होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर बात की जाए निकिल सिल्वर का दूसरा नाम क्या होता है, तो निकिल सिल्वर का दूसरा नाम जर्मन सिल्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? जर्मन सिल्वर भी बोला जाता है। निकिल सिल्वर या जर्मन सिल्वर का नाम से भी जाना जाता है। तो एक अगर आप देख रहे हो, देखिए कोई भी किसी का नाम हो सकता है, बस नाम से याद कर लीजिएंगे। कि आप एक बेमिसाल ट्रिक बताऊंगा कि निकिल सिल्वर और जर्मन सिल्वर से जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वनडे से लेकर UPSC यानी सिविल परीक्षाओं तक, तो इसमें निकिल सिल्वर ये जो टॉपिक है जिसका नाम दूसरा नाम जर्मन सिल्वर है, तो इसमें सारा एक ट्रिक से आपका मात्र तुरंत याद हो जाएगा। तो नीता नाम की लड़की है और बहुत अच्छी लग रही थी, तो अच्छी लग रही थी यानी जम रही थी, तो नीता जी जम रही हैं। नीता जी क्या हो रही हैं? जम रही हैं। वो वाला जम नहीं रही हैं, मतलब अच्छी लग रही हैं। ठीक। नीता जी जम रही हैं, आप चाहे जो भी समझ लीजिए, जम रही हैं मतलब बर्फ नहीं, ऐसा नहीं। ठीक। नीता जी क्या है? जम रही हैं। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, नी से क्या बनेगा? तो नी से ध्यान से देखिएगा, नी से निकिल। नी से क्या हो जाएगा भैया? निकिल। निकिल का आप फार्मूला जानते हो क्या होता है? NI होता है। क्या होता है भैया? NI होता है। ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ता से आपने नाम सुना होगा, तांबा। ता से क्या होगा भैया? तांबा। तांबा को हम कॉपर भी बोलते हैं। तांबा का दूसरा नाम क्या है? कॉपर। और कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है बात की जाए तो Cu होता है। क्या होता है भैया? Cu होता है। अच्छा, जी से क्या होता है? तो जी से भी निकल रहा होगा आपको। जी से क्या होता है? जिंक होता है। जी से क्या होता है भैया? जिंक। जिंक का दूसरा नाम होता है जस्ता। ठीक। जिंक का दूसरा नाम क्या होता है? जस्ता। फॉर्मूला क्या होता है? जिंक का Zn होता है। क्या होता है? Zn होता है। अच्छा, अब एक चीज़ और पूछूं, जम से क्या निकल रहा है? तो जम से निकल रहा होगा, जम से जर्मन सिल्वर। जम से क्या निकल रहा है? जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर या इसका दूसरा नाम क्या है? देखिएगा दूसरा नाम क्या है? तो नी से निकिल सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर या निकिल सिल्वर। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, तो देखिए होता क्या है, जर्मन सिल्वर निकिल सिल्वर है क्या? तो अगर पूछेगा ये है क्या, तो एक क्वेश्चन और भी पेपर में पूछा जाता रहा है हमेशा कि ये है क्या। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? तो ये एक प्रकार का मिश्र धातु है। क्या है? एक प्रकार का मिश्र धातु कह सकते हैं, जिसमें एक से अधिक धातु मिलकर जिस धातु का निर्माण करते हैं उसे मिश्र धातु कहते हैं। ठीक। तो निकिल सिल्वर, जर्मन सिल्वर। तो निकिल सिल्वर, जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बना हुआ है? अगर क्वेश्चन पूछेगा इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें नी से निकिल पाया जाता है, या फिर ता से तांबा पाया जाता है, और जी से जिंक पाया जाता है। तो निकिल सिल्वर या जर्मन, जिसका दूसरा नाम जर्मन सिल्वर है, इसमें निकिल, तांबा और जी से जिंक पाया जाता है। ठीक। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा है, तो ये इन सब चीज़ों से मिलकर, निकिल, तांबा, जिंक से मिलकर ये एक मिश्र धातु बना है, जिसमें इसका परसेंटेज भी पूछ लेता है कि कितने परसेंटेज होता है। तो बहुत ध्यान समझिएगा। अब देखिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो परसेंटेज 100% पे होती है। कितने परसेंट पे होती है भैया? कोई भी वस्तु खुद में कितने परसेंट होती है? 100%। मैं खुद में 100%, आप खुद में 100%, ये मेरा मार्कर भी 100% पे होती है। कोई वस्तु 100% पे होती है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला चीज़ क्या दिख रहा है? तांबा। तांबा का दूसरा नाम क्या है? कॉपर। सबसे ज़्यादा 100 का 50% कितना, मतलब आधा कितना होता है?
100 का जो आधा होता है, ध्यान से देखिएगा, 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज़्यादा निकल सिल्वर या जर्मन सिल्वर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो तांबा पाया जाता है। पूरा का पूरा आधा है, यानी 50%, 100% में अगर 100% मान लूँ जर्मन सिल्वर को, तो 50% क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। अब बचा कितना, 50%। अब देखिएगा ध्यान से, अब ध्यान से समझिएगा। अब निकल कितना परसेंट अगर पूछा है तो निकल तो पहले निकल गया, निकल से क्या निकल गया, तो सबसे पहले यही हार गया, यानी सबसे कम पाया जाता है। निकल से निकल गया, सबसे पहले यही निकल गया, तो मात्र 15% पाया जाता है। कितना पाया जाता है भैया, मात्र 15%। तो अगर 50 15 कितना हो गया, 65। तो 100 में से 65 गया तो कितना बचा, 100 में से 65 गया तो 35 बचा। तो जिंक कितना परसेंट पाया जाता है, तो 35% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है, 35% पाया जाता है। तो 50 35 85 85 15 100। तो इन मतलब जर्मन सिल्वर कह दीजिए या निकल सिल्वर में कह दीजिए, तो तांबा को 50% में लिया जाता है, जस्ता यानी जिंक को 35% में लिया जाता है और निकल को 15% में लिया जाता है, जिससे बना धातु मिश्र धातु कौन सा कहलाता है, निकल सिल्वर या जर्मन सिल्वर। तो आपको ये दिख रहा होगा सिल्वर बहुत आ रहा है, निकल सिल्वर में भी सिल्वर और जर्मन सिल्वर में भी सिल्वर। बट यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, इसमें कोई भी, जैसे जर्मन सिल्वर या निकल सिल्वर, इसमें कोई भी सिल्वर नहीं पाया जाता है। ठीक, इसमें कोई भी सिल्वर नहीं पाया जाता है, जबकि इसका नाम है निकल के बाद सिल्वर पड़ा है और जर्मन के बाद भी सिल्वर, तो दोनों का नाम है निकल सिल्वर जर्मन सिल्वर। बट इसमें कोई भी सिल्वर नहीं पाया जाता है, सिल्वर नहीं पाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा याद रखे रहेगा, नाम है सिल्वर लगा है लेकिन सिल्वर इसमें नहीं पाया जाता है। जर्मन के बाद भी सिल्वर लगा है और निकल के बाद भी सिल्वर लगा है, बट सिल्वर एब्सेंट। ठीक, तो इतना उम्मीद करता समझ में आ रहा होगा। अच्छा, सिल्वर का फार्मूला क्या होता है, तो सिल्वर का फार्मूला Ag होता है। क्या होता है भैया, Ag। सिल्वर का दूसरा नाम क्या होता है, तो सिल्वर को चांदी बोलते हैं, सिल्वर का क्या बोलते हैं, चांदी। अच्छा, इसका केमिकल नेम क्या है, तो देखिए Ag। अब चांदी का सूत्र नहीं निकल रहा है Ag, देखिए कॉपर से Cu निकला, देखिए निकल का Ni से निकल से लिखते हैं तो Ni निकला, कॉपर का Cu निकला है Cu से, और जिंक का Zn निकल रहा है। बट चांदी का Ag क्या फिट बैठ रहा है, नहीं। सिल्वर का मेन नाम क्या है, उसका नाम है अर्जेंटम। क्या नाम है भैया, अर्जेंटम। क्या नाम है, अर्जेंटम। तो केमिस्ट्री में इसे मुख्य रूप से अर्जेंटम ही बोलता है। अर्जेंटम का A और जेंटम का G, तो क्या ले लिएगा, Ag। तो फॉर्मूला क्या बना, Ag बना। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत कुछ जानने को मिला होगा, ये टॉपिक भी बहुत समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप इट अप एंड बौछार कर दिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिए, घंटा जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।